वेलकम टू चैनल स्टेट प्रो। आज हम अपने एचबीएससी ट्यूटोरियल में फेज डायग्राम के बारे में देखेंगे। सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट्स। फेज डायग्राम, वाटर के 3 फेज होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस। हमने वाटर का केस लिया हुआ है। तो इस फेज डायग्राम में हम ऐसे समझेंगे, किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने इस फेज डायग्राम में प्रेशर्स को वाई एक्सिस के अलोंग लिया है और टेम्परेचर को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है। जब इस बोथ एक्सिस पे, प्रेशर टेम्परेचर एक्सिस पे हम इस फेज को प्लॉट करते हैं तो उसको फेज डायग्राम बोलते हैं। इसमें तीनों इस पर्टिकुलर इस प्रेशर टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड गैसेस ऑल फेजेस ऑफ वाटर को हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें देखने वाली चीजें हैं सैचुरेशन लाइन। सैचुरेशन लाइन वो लाइनें हैं जो कि आप ऐसा बोल सकते हैं, ये बाउंड्री लाइंस हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच में, लिक्विड एंड गैस के बीच में, ना सॉलिड एंड गैस के बीच में। यू कैन से ये बाउंड्री लाइन है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि सैचुरेशन वो लाइन है जहाँ पे जैसे लिक्विड में आप या तो फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर स्टैंड पे, किसी भी स्टैंड पे लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में दो चेंज कर सकते हैं आप, फेज को, फॉर एग्जांपल प्रेशर्स को और टेम्परेचर को। अगर फॉर एग्जांपल इस लिक्विड को इस अलोंग दिस सैचुरेशन लाइन, कहीं सैचुरेशन लाइन अगर यहाँ पे लिक्विड में कोई भी टेम्परेचर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने टेम्परेचर ऐड किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर ये था, आपने ऐड इस अलोंग में टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस वे में आप ये समझ सकते हैं सैचुरेशन लाइन वो लाइन है जहाँ पे चीजें सैचुरेट हो जा रही है। अगर फर्दर कुछ चीजें उसमें टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज किया तो उसका फेज चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने सैचुरेशन लाइन, 3 लाइंस इसमें, 3 सैचुरेशन लाइन है क्योंकि सॉलिड लिक्विड और गैसेस को डिमार्केट करते हैं। आप बोल सकते हैं डिमार्केशन बाउंड्री लाइन है ये। इसी में एक पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे। नाउ क्रिटिकल पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ के बाद अगर कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वो जो लिक्विड और गैसेस स्टेट्स होता है उनको इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे, आफ्टर दिस पॉइंट, नो बॉइलिंग, नो कंडेंसेशन होगा, नो क्लियर लिक्विड और वेपर। Now, based on the saturation line, three saturation line और three saturation curve के corresponding 6 process होंगे। जब इस saturation curve के along और line के along अगर solid to liquid जाता है तो उसको melting बोलेंगे। when liquid to solid में convert होता है तो उसको freezing बोलेंगे। Similarly, इस सैचुरेशन लाइन के क्रॉस अगर लिक्विड से गैस में जाता है उसको बॉइलिंग, एंड गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन। सिमिलरली अगर डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस में जाता है तो उसको सब्लिमेशन बोलेंगे, एंड व्हेन गैस टू सॉलिड में जाएगा तो उसको डिपोजिशन बोलेंगे। तो ये जो कंडीशन है 6 प्रोसेस बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर्स के बेसिस पे है अक्रॉस द सैचुरेशन लाइन। सैचुरेशन कर्व के क्रॉस हर एक पॉइंट्स पे अगर टेम्परेचर चेंज होता है या प्रेशर चेंज होता है तो ये 6 प्रोसेस टेक्स प्लेस होंगे। अब फेज डायग्राम के इंपॉर्टेंस भी हैं। अगर हम फेज डायग्राम प्री डिटरमाइंड डायग्राम्स हैं, जैसे वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड्स के और अदर रेफ्रिजरेशन का या बहुत सारे मैटर के तीनों फेज का ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। सो हम इसके फेज डायग्राम के हिसाब से उस पर्टिकुलर मैटर को, किसी भी मैटर को, फॉर एग्जांपल हियर वाटर के केस को या रेफ्रिजरेंट के केस को हम अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल केस देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हियर
वाटर के केस में व्हेन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर -1 था तो इस केस में सॉलिड थे, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, प्रोवाइडिंग कि प्रेशर जो है आपका 1 एटमॉस्फेयर, मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट है तो अगर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड के केस में वो चला जा रहा है। लेकिन अगर सिमिलरली अगर टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रख रहे हैं आप और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड में था लेकिन वो अब लिक्विड में हो रहा है -1 डिग्री सेल्सियस पे। जनरली हम क्या सोचते हैं कि -1 डिग्री सेल्सियस पे वो सब्सटेंस वाटर क्या रहेगा, आइस के फॉर्म में रहेगा, लेकिन नहीं, अगर उसके प्रेशर को हम 130 एटमॉस्फेयर कर देंगे तो वो लिक्विड के केस में होगा। ये टारगेट काफ़ी मुश्किल होता है, ये जनरली हम HVAC में करते हैं, लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली वाटर को फ्रीज ना हो उसलिए हम एंटी फ्रीज एलिमेंट यूज करते हैं, लाइक ग्लाइकोल। आने वाले वीडियोस में हम इसको देखेंगे। लेकिन फेज डायग्राम में हम समझ सकते हैं, अगर हमने उसके प्रेशर्स को 130 एटमॉस्फेयर कर दिया तो हम उसको लिक्विड में मेंटेन कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेज डायग्राम। एक दो केस और देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल जो कुकिंग होता है कुकर में, वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल कुकिंग अगर नॉर्मल यूटेंसिल में करते हैं तो उसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है। लेकिन अगर कुकर यूज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपकी इंक्रीज हो जाती है, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है बेस्ड ऑन दी प्रेशर। प्रेशर आपका 1.8 एटमॉस्फेयर होता है, तो करस्पॉन्डिंगली इस सेचुरेशन लाइन, ये इसके 1.8 एटमॉस्फेयर प्रेशर्स के अकॉर्डिंग सेचुरेशन कर्व लाइन यहाँ पे आता है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वाटर काफ़ी देर तक हीट कंटेन कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स फेज। सो आप उसमें ज़्यादा हीट कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक कुक कर सकते हैं और उतनी हीट होल्ड करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स फेज। सो कुकिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि माउंटेन्स रीजन्स में कुकिंग डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर उसके नॉर्मल लैंड्स पे अगर उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, माउंटेन्स रीजन्स में अराउंड 300 मीटर एल्टीट्यूड में उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा 0.8 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। सो इस कर्व में आप ये देख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर में सेचुरेशन कर्व यहाँ था, लेकिन 0.8 में सेचुरेशन कर्व यहाँ है, मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गए, मतलब वो लेस कंटेंट ऑफ हीट होल्ड करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर 85 डिग्री सेल्सियस में आते ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी फेज चेंज कर लेगा, जिसमें मतलब वो लेस कंटेंट ऑफ हीट, लेस अमाउंट ऑफ हीट होल्ड कर सकता है व्हाइल बॉइलिंग। तो हमें कुकिंग का टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें वो जल्दी पानी उसमें वाटर जो है ख़त्म हो जाएगा, हमें और पानी ऐड करना पड़ेगा, काफ़ी देर तक कुकिंग करनी पड़ेगी तब जाके वो कुक होगा। सो इन दिस केस दो जो बॉइलिंग है आपकी, बॉइलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है। तो इन दिस वे वी कैन से बेस्ड ऑन द प्रेशर और टेम्परेचर्स जो उसके फेज को हम समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड केस, नाउ वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम फेज डायग्राम के रोल को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इवापोरेटर में जब हीट, रेफ्रिजरेंट जब हीट लेता है जिस रूम को जहाँ पे एयर कंडीशनिंग करनी है, तो वहाँ के हीट को लेके वो इवापोरेट हो जाता है रेफ्रिजरेंट, जो कि लिक्विड स्टेट में जाता है। फिर वो कंप्रेसर में जाके कंप्रेस होता है, मतलब वहाँ का प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। फिर वो कंडेंसर में जाके हीट रिजेक्ट करता है सो दैट यहाँ का जो गैसेस स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो एक्सपेंशन डिवाइस में फिर वो प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और प्रेशर रिड्यूस होने के बाद वो इवापोरेटर में अगेन वो वेपोराइज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, सो दैट ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन रोल अपने कंप्रेसर का, एक्सपेंशन डिवाइस का है फेज डायग्राम में, जिसमें प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। हियर हम समझेंगे जब ये इवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट इवापोरेट होके गैसेस स्टेट में निकलता है, ये पॉइंट है, मान लीजिए आप ये पॉइंट है, तो इस केस में उसको क्या करते हैं, कंप्रेसर में कंप्रेस करके उसकी प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है
तो आप देख सकते हैं अगर इस प्रेशर को अगर हम इंक्रीज नहीं करते तो ये गैसेस जो जो इवापोरेटर में गैस स्टेट में था उसके लिए मतलब हमको इसको कन्वर्ट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से हीट निकालनी पड़ेगी अपोजिट टू द इवापोरेशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि हमने पहले देखा है। तो इसमें से हीट निकालने के लिए हमें हीट रिड्यूस करनी पड़ेगी, हीट ज़्यादा रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हम इस प्रेशर्स को इंक्रीज नहीं करते तो इस कर्व से समझ सकते हैं इसको लिक्विड बनाने के लिए ये जो लाइन है यहाँ से ज़्यादा हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। इन दैट केस आपका कंडेंसर कॉयल की कैपेसिटी और उसकी साइजिंग सब बढ़ जाएगी और जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए हम कंप्रेसर यूज करते हैं सो दैट ये कंप्रेस इसका प्रेशर को इंक्रीज करते हैं जिसके कारण जो हीट नेट हीट रिजेक्शन है वो कम होता है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये जल्दी लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो दिस इज द रोल ऑफ कंप्रेसर हियर। नाउ अब हम इसको गैसेस के केस में, नाउ लिक्विड के केस में हम ऐसे समझेंगे जब ये कंडेंसर से ही जब ये लिक्विड स्टेट में आता है तो इसको इवापोरेटेड में गैस स्टेट में होना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है आप समझ सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में जब कंडेंसर से निकल रहा है दिस पॉइंट, अब अगर हम नॉर्मली इसको इवापोरेटर में अगर सेंड करते हैं तो इवापोरेटर में जो टेम्परेचर लेगा गैस स्टेट में जाने के लिए, यहाँ से आप देख सकते हैं गैस स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर लेगा एज कम्पेयर टू दिस टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है जो एक्सपेंशन डिवाइस में इसका प्रेशर रिड्यूस करने के बाद लग रहा है, तो इसलिए कंप्रेसर इसलिए एक्सपेंशन डिवाइस यूज करते हैं हम ताकि इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाए, ये प्रेशर फिर जो टेम्परेचर हम देते हैं तो वो कम टेम्परेचर लगता है जिससे कि तुरंत इवापोरेट हो जाता है। नहीं तो अर्लियर हमें यहाँ से आप फेज डायग्राम में समझ सकते हैं यहाँ से लेके हमें दिस पॉइंट तक टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। इस दिस वे ये एक्सपेंशन डिवाइस का रोल रहता है इस वेपर कंप्रेशन साइकिल में। होप मैंने ये क्लियरली अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ये फेज डायग्राम ट्रूली एक इंडिकेटिव पर्पज से है, वाटर का केस हमने लिया है। हर रेफ्रिजरेंट साइकिल रेफ्रिजरेंट का अलग अपना फेज डायग्राम होता है, ये ट्रूली इंडिकेटिव पर्पज से हमने इसको कंसीडर किया ताकि आप समझ सकें इसको। और होप मैंने आपको अच्छी तरह से फेज डायग्राम को समझा सका। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस। और हम आने वाली वीडियोस में और भी HVAC के कॉन्सेप्ट देखेंगे बेसिक्स। थैंक यू।